हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ब्रेन वेव्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी पोम डिस्कस करेंगे जो अधूरी होकर भी पूरी है। एक ऐसी पोम जो एक ड्रीम से पैदा हुई है, यानी कि एक सपने से बनी है। Yes, I am talking about सैमुअल टेलर्स मास्टरपीस कबूला खान। ये पोम बहुत ही फेमस है, मिस्टीरियस है और इसकी कहानी तो पोम से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इससे पहले कि हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस शुरू करें, थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। बात करें सैमुअल टेलर कॉलरिज की, जिन्हें एस.टी. कॉलरिज भी कहा जाता है, और ही वॉज ऑल्सो नोन एज सेज ऑफ हाई गेट। एंड इनका लाइफ स्पैन की बात करें तो वो 1772 से 1834 का इनका लाइफ स्पैन है। ये एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट थे, एक लिटरेरी क्रिटिक थे और बहुत ही अच्छे फिलोसोफर थे। इन्हें को फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ यही थे इनके फ्रेंड जिन्होंने रोमांटिक एज की शुरुआत की। ये पार्ट ऑफ लेक पोइट्स भी हैं, जो कि फ्रांसिस जेफरी ने 1817 में इसका टर्म दिया था, लेक पोइट्स। कुछ ऐसे पोइट जो रोमांटिसिज्म की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं। इनका स्ट्रगल इनकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन से था। पोटेंशियली बाइपोलर डिसऑर्डर थे उनको, एज ही फ्यूल्ड बाय सम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, जैसे कि फिजिकल अलाइनमेंट था उनको, ओपियम एडिक्शन था और पर्सनल हार्डशिप चल रही थी उनकी लाइफ में। लव मैरिज करना चाहते थे अपनी बिलवर्ड से, जो कि थी सारा हचिनसन्स, बट उनकी लवलेस लाइफ में सारा फिकर आई, जो उनसे प्यार बिल्कुल नहीं करती थी और ना ही वो उनसे प्यार करते थे, ऑल्दो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील आउट कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपनी पोम्स के अंदर बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ किया है, और इस पोम के अंदर भी, कुबला खान के अंदर भी उनके सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। टिल देन मैंने आपको थोड़ा बहुत एस.टी. कॉलरिज की बायोग्राफी के बारे में बता दिया, बट सून आई एम गोइंग टू अपलोड ए कंप्लीट बायोग्राफी अबाउट एस.टी. कॉलरिज, विच इंक्लूड्स इनकी फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन एंड इट्स पीरियोडिकल जर्नल्स, प्लस उनकी फैंटेसी, उनके ड्रामाज एंड उनके मोस्ट फेमस वर्क्स, वो सभी मैं एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करूँगी। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो का। लेट्स बैक टू आवर पोम, जो कि थी कुबला खान। इसका अगर मैं पब्लिशिंग डेट बताऊं तो वो 1816 में पब्लिश हुआ है। ये एक ऐसी पोम है, एक विजन है, एक ड्रीम है। किसकी? हमारे पोइट की। इसे फ्रेगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये पोम तब लिखा था जब हमारे जो पोइट है उन्होंने ओपियम को इंड्यूस कर लिया था, और उसको खाने के बाद ही इन्होंने ये पोम लिखी। ये पोम इंस्पायर है बाय परचेज हिज पिलग्रिमेज से। अगर इस पोम की थीम्स की बात की जाए तो इस पोम की थीम्स है पावर, इमेजिनेशन, पोएटिक इंस्पिरेशन एंड नेचुरल वर्सेस ह्यूमन लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पोम है ये एक विजन है, एक ड्रीम है हमारे पोइट का। पोइट ने ओपियम को इंड्यूस कर लिया था और उस टाइम पे वो एक बुक को पढ़ रहे थे। उस किताब में मंगोल एम्परर कुबलिया खान और उसके समर पैलेस जंडुआ का जिक्र था। इसे पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आ गई, और उस नींद में ओपियम के असर से उन्होंने एक कमाल का सपना देखा। उन्हें लगा जैसे उन्होंने सपने में 200 से 300 लाइन की एक पूरी पोम कंपोज कर ली। जैसे ही वो उठे उन्हें सब कुछ साफ साफ याद था। He quickly took his pen and paper and started writing it. बट यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। एक पर्सन फ्रॉम पोरलॉक यहाँ पर आ गया है कोई बिजनेस के काम से। उसने कॉलरिज को 1 घंटे तक रोक कर रखा। अब जब तक कॉलरिज वापस आए तब तक उनको जो सपना था वो धुंधला पड़ गया था। नाउ उनका जो विजन था इट वॉज गॉन, और वो सिर्फ 54 लाइन्स ही लिख पाए इस पोम के अंदर। और इसलिए इस पोम को अब फ्रेगमेंट भी कहते हैं। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा।
इनकी इतनी ही स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब चलिए इस फ्रेगमेंट के अंदर छिपे हुए खजाने को ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस पोम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सो स्टैंजा नंबर 1 ऑर्डर और क्रिएशन से डील आउट करता है। इन ज़रांडू डिड कुबला खान ए स्टेटली प्लेजर डोम डिक्रीज। शुरुआत बहुत ही सिंपल है। एक जगह है ज़रांडू जो कुबलई खान की समर कैपिटल थी और कुबला खान ने क्या किया, उसने डिक्री किया यानी हुक्म दिया एक स्टेटली प्लेजर डोम, इस मीन्स शानदार आलीशान महल को बनाने का हुक्म दिया। यहाँ पावर दिखती है कि राजा ने बोला और महल बन गया। वेयर एल्प द सेक्रेड रिवर रैन थ्रू कार्वन्स मेजरलेस टू मेन डाउन टू द सनलेस सी। अब आता है नेचर। उस महल के पास एक सेक्रेड रिवर मीन्स एक पवित्र, एक प्योर नदी बहती थी जिसका नाम एल्प है। ये नाम अल्फा से इंस्पायर हो सकता है जिसका मतलब होता है शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत। ये नदी ऐसी गुफाओं, इट मीन्स ऐसे कान्वर्ट से गुजरती है जो मेजरलेस टू मेन है। इट मीन्स इंसान उन्हें नाप नहीं सकते थे। और आखिर में एक सनलेस सी, आखिर में सनलेस सी की बात हुई है। इट मीन्स एक ऐसा समंदर जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। सो हम देख सकते हैं कि एक तरफ इंसान का बनाया हुआ डोम और दूसरी तरफ नेचर की अनंत मिस्टीरियस पावर। यही इस पोम का कोर कॉन्फ्लिक्ट है। सो twice 5 miles of fertile ground with walls and tower were girdled round, and there were gardens bright with sinuous rills, where blossomed many an incense-bearing tree, and here were forests ancient and the hills, and folding sunny spot of greenery. तो उस डोम के आसपास ट्वाइस 5 miles यानी कि 10 माइल के ज़मीन को दीवारों और टावर से घेर लिया गया। एक सेफ प्रोटेक्टेड पैराडाइज बना दिया गया है वहाँ पर। वहाँ सुंदर गार्डन्स, द सिन्यूअस रिल्स यानी लहराती हुई नदियाँ, खुशबू वाले पेड़, इट मीन्स इंसेंस बियरिंग ट्रीज, और पुराने जंगल जिनके बीच में सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी थे। एकदम परफेक्ट पिक्चर है जहाँ पर बिल्कुल शांति है, सुंदरता है और कंट्रोल्ड नेचर है। लेकिन रोमांटिक पोइट्री में शांति कभी नहीं टिक पाई, तो यहाँ क्या ही टिकेगी। अब आते हैं केओस पे, टेंशन पे, सुपरनेचुरल एलिमेंट के बारे में। सो स्टैंजा नंबर 2 हमारा डील करेगा द केओस एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। बट ओ द डीप रोमांटिक चास्म विच स्लेंटेड down the green hill hathward a cadron cover, a savage place as holy as enchanted, as air beneath a waning moon was haunted by women wailing for the demon lover. But oh, इस शब्द से पूरी पोम का मूड बदल जाता है। अब फोकस है एक गहरे रोमांटिक चास्म पर, एक गहरी वाइल्ड घाटी पर। ये जगह सेवेज भी है यानी जंगली भी है, और होली एंड एन्चेंटेड भी है यानी पवित्र एंड जादुई। एन्चेंटेड मतलब जहाँ पर जादू किया जाता है, उन सब से रिलेट किया गया है यहाँ पर। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है, दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ए वुमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर, यहाँ पर एक औरत दानव, इट मीन्स डीमन से लव करती है और उसके लिए रो रही है। यहाँ से पोम में एक सुपरनेचुरल एलिमेंट एंटर करता है। नेक्स्ट लाइन है एंड फ्रॉम दिस चास्म विद ceaseless turmoil seething, as if this earth in fast thick pant was breathing, a mighty fountain momently were forced। और इस घाटी से एक माइटी फाउंटेन जबरदस्ती बाहर निकलता है, ऐसा जैसा ज़मीन ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा हो। फास्ट थिक पेंट्स वर ब्रीथिंग, ये क्रिएटिव एनर्जी का एक एक्सप्लोजन है पोम के अंदर। रॉ, पावरफुल और अनकंट्रोलेबल एक्सप्लोजन दिखाया गया है। एमिड हुज स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेड
burst, huge fragment vaulted like rebounding hail, और कैफी ग्रेन्स beneath the thresher's flail। और ये फाउंटेन अपने साथ बड़े बड़े पत्थर यानी ह्यूज फ्रेगमेंट ऐसा कुछ उछलता है जैसे ओले यानी रीबाउंडिंग हेल है। ये जैसा किसान अनाज से भूसा अलग करता है, इट मीन्स चैफी ग्रेन्स बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल, इस लाइन से ये रिलेट करता है। और आसान भाषा में कहें तो ये क्रिएशन परफेक्ट नहीं है, इसमें अनाज भी है और भूसा भी है, इट मीन्स गुड और बैड दोनों ही चीज़ें हैं। 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale the sacred river ran, then reached the caverns measureless to men, and sang in tumult to a lifeless ocean. And mid this tumult Kubla heard from far ancestral voices professing war. Meandering with mazy motion, it means ये नदी 5 miles तक घूमती है, बहती है और देन उन्हीं मेजरलेस गुफाओं में जाकर एक लाइफलेस ओशियन में शोर के साथ डूब जाती है। और इसी शोर के बीच कुबला खान को एंसेस्ट्रल वॉइसेस सुनाई देती हैं, मीन्स अपने पूर्वजों की आवाज़ सुनाई देती है, उनकी भविष्यवाणी सुनाई देती है। पैराडाइज में रियलिटी की एंट्री हो गई है, हिस्ट्री, कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर ये सभी कुछ इसमें दिखाया गया है। द शैडो ऑफ द डूम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द ओशन केव्स। It was a miracle of the rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice। और अब आता है पोम का सबसे फेमस इमेज। उस प्लेजर डोम की परछाई नदी की लहरों पर तैर रहा है और वहाँ फाउंटेन यानी केओस और केव्स यानी मिस्ट्री दोनों की मिंगल्ड मेजर यानी मिली जुली आवाज़ सुनाई दे रही है। It was miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice। इस लाइन में एक ऐसा चमत्कार हो रखा है जहाँ धूप वाला महल भी है और बर्फ वाली गुफाएं भी हैं, गर्मी और ठंड दोनों साथ साथ हैं, रोशनी और अंधेरा दोनों साथ साथ हैं और ऑर्डर और केओस भी दोनों साथ में ही है। यही इमेजिनेशन की एक असली पावर कि एक इंसान दो अपोजिट चीज़ को एक साथ जोड़ देना, ये एक इमेजिनेशन में ही हो सकता है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सो अब स्टैंजा नंबर 3 पे आते हैं जो कि आखिरी स्टैंजा होने वाला है। यहाँ पर फोकस कुबला खान से हटकर सीधा पॉइंट पे आता है। इट डेमसेल विद ए डल्किमर इन ए विजन वंस आई सॉ, इट वॉज एबिसिनियन मेड and on her dulcimer she played singing of Mount Abora। स्पीकर यहाँ पर कहता है, मैंने सपने में एक लड़की को देखा, उसके हाथ में डल्किमर था। एक डल्किमर एक ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी बात की गई है। वो एक एबिसिनियन मेड थी, इट मीन्स उटोपिया से थी, और वो माउंट ओबोरा के गीत गा रही थी। ये लड़की पोइट की म्यूज है, उसकी इंस्पिरेशन का सोर्स कह सकते हैं है। Could I revive with me her Could I revive with me her symphony and song to such a deep delight toward win me that with music loud and long I would build that dome in air, that sunny dome, those caves of ice। इस लाइन को पोम का हार्ट भी कहा जाता है क्योंकि पोइट यहाँ पर कहता है, काश मैं उसके संगीत को अपने अंदर जिंदा कर पाता। अगर वो ऐसा कर पाता तो वो भी कुबला खान का डूम बनता, लेकिन पत्थर से नहीं, वो म्यूज़िक से बनता है। विद म्यूज़िक लाउड एंड लॉन्ग, ये एक असली क्रिएशन ऑफ आर्ट जैसा दिखता है। And all who heard should see them there, and all who cry, be aware, be aware। His flashing eyes, his floating hair, weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread,
For he on honeydew hath feed and drunk the mile of paradise. So इस लाइन में हमें बता रखा है कि अगर पोइट ऐसा कर पाता कि लोग उससे डर जाते, उसकी फ्लैशिंग आइज और फ्लोटिंग हेयर देखकर चिल्लाते, बी अवेयर जैसा कहते, लोग उसके चारों तरफ 3 बार एक सर्कल बनाते, जैसे किसी जादुई चीज से लोग बचने के लिए करते हैं। For he on honeydew hath feed and drunk the milk of paradise. इस लाइन में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने जन्नत का अमृत पिया है। यहाँ पॉइंट की बात की गई है। इसका मतलब है कि जो आर्टिस्ट असली इंस्पिरेशन को छू लेता है वही आम इंसान नहीं रहता, वो पावरफुल, डेंजरस और अकेला हो जाता है। सोसाइटी उससे डरती है। ठीक है, इस लाइन का यही एक कंक्लूजन निकलता है। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी एक वर्क, कोई भी एक पोम कभी भी बिना क्रिटिक्स के पूरा नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोम एंड इट्स इंटरप्रिटेशन टू। सो सबसे पहले हम क्रिटिकल एनालिसिस में जानेंगे फ्रेगमेंट और कंप्लीट का मतलब। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सच में अधूरी पोम है जिसे पर्सन फ्रॉम पॉलॉक ने बर्बाद कर दिया था, या फिर ये एक कंप्लीट पोम है जिसका सब्जेक्ट ही है लॉस्ट इंस्पिरेशन, यानी अधूरी रह जाना। कई क्रिटिक्स मानते हैं कि इसका एंड कितना परफेक्ट है कि ये अधूरी होकर भी पूरी है, और कुछ क्रिटिक्स फ्रूड की थ्योरी यूज़ करते हैं। प्लेजर डोम माँ के वूम का सिंबल है और चाज्म सेक्सुअलिटी का है, और उनका मानना है कि ये पोम कॉलरिज के दबे हुए डिज़ायर्स को दिखाता है। अब हम मॉडर्न व्यूज़ के बारे में देखते हैं, ओरिएंटलिज्म के बारे में देखते हैं। इनके हिसाब से ये पोम ईस्ट की वेस्टर्न फैंटेसी है। ये ईस्ट को एग्जॉटिक, मैजिकल, अजीब और थोड़ा सा सेविज दिखाता है, और जो उस समय के कॉलोनियल माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। सो आई होप दैट आपको ये कबूला खान सिर्फ एक सपना का टुकड़ा नहीं, ये क्रिएशन के बारे में एक पोम है। ये इमेजिनेशन की पावर, ऑर्डर और केओस के बीच की एक लड़ाई है, और एक आर्टिस्ट के डिवाइन बट लोनली होने की कहानी है। ये एक ऐसी पोम है जिसे आप जितना बार पढ़ोगे उतने बार अलग अलग मीनिंग्स आएंगे, अलग अलग चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। सो एट लास्ट, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पोम, कि ये पोम एक अधूरा सपना है या एक पूरी कहानी है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So till then, thank you, bye-bye. So we will soon meet in the next video. Till then, bye-bye.